Hello, friends and viewers. Welcome in this video. In this video, इंडिया ग्लोरियस पार्ट्स भारत का वैभवपूर्ण अतीत के अंतर्गत हम आज महाजनपद काल की चर्चा करेंगे। महाजनपद काल क्या है? इस जहाँ महाजनपद काल अर्थात 600 ईसा पूर्व की घटनाओं के बारे में, यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता के पतन के बाद सिंधु सरस्वती सभ्यता के पतन के पश्चात प्रथम नगरीयकरण कब हुआ? छठी ईसा पूर्व में लोहे के इस्तेमाल से कृषि व अन्य आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन आया। कृषि के विकास से कबायली जीवन का स्थान स्थायी निवास को जीवन शैली के रूप में ले लिया। इससे क्षेत्रीय भावना जागृत होने लगी। आर्यों के जनपदों में महाजनपदों में परिवर्तन होने लगा। गंगा घाटी क्षेत्र में द्वितीय नगरीकरण का प्रक्रिया शुरू हुई। इस जनपद काल के राजनीतिक जीवन की सबसे प्रमुख उपलब्धि दृढ़ और राजतंत्रात्मक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का विकास होना था। ऋग्वैदिक काल में जन कबीलों का स्थायी भौगोलिक आधार नहीं था। उत्तर वैदिक काल में जन बसना शुरू हो गए और इसलिए यह जनपद कहलाने लगे। महात्मा बुद्ध के समय यानी कि उसके जन्म से पूर्व के समय जनपदों का पूर्ण विकास होने लगा था। राज्य की कल्पना जातीय के बजाय भौगोलिक हो गई थी। जनपदों की स्थापना के साथ साथ भू विस्तार के आपसी संघर्ष होने लगा, यानी कि अपना साम्राज्यवादी नीति अपनाने लगे। भू विस्तार के लिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। निर्मल राज्य शक्तिशाली राज्यों में विलीन हो गए। जनपदों में महाजनपदों का रूप ले लिया। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची दी गई है। 16 महाजनपद जिनकी राजधानी निम्नानुसार है। आगे इस स्लाइड में पूरी तरह हम चर्चा करेंगे। पहला जनपद अंग, चंपा। इनमें से कई जनपदों की राजधानी दो दो हैं, क्योंकि एक है। अब अंग जो पश्चिमी बिहार व बंगाल की सीमा पर स्थित है। जब इस भारतीय मानचित्र के अंदर जहां एक नंबर जगह वर्तमान में बिहार का जो राज्य हैं जिले हैं भागलपुर और मुंगेर जिले इसके अंग थे, यानी अंग था। दूसरा नंबर पे आता है मगध। ये विशाल जनपद था। इसकी दो राजधानी थी, गिरिराज और राजगृह। यह नंबर 2 पे दिखाया गया है। वर्तमान पटना बिहार की राजधानी पटना में जो है वहां स्थित था। और 3 नंबर पर काशी वाराणसी, ये वर्तमान उत्तर प्रदेश जो है वहां स्थित है। 4 नंबर वज्जी संघ वैशाली। 5 नंबर मल कुशीनारा पावा, इसकी भी 2 राजधानियां थी। 7 नंबर जेदी सुतीमती, यानी जेदी ये 7 नंबर दिखा रखा है मानचित्र में। और 8 वस कौशंबी, ये 8 वसम ये दिखा रखा है वस। और 9 नंबर कुरु, वर्तमान दिल्ली जो हमारी राजधानी है वहां स्थित था। उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। 10 नंबर पचाल महाजनपद, इसकी भी 2 राजधानियां थी, अनिसर और कंपिल्या। 11 नंबर मत्स्य विराट नगर विराट, इसकी भी एक राजधानी थी, जैसे नाम 2 है, विराट या विराट। ये वर्तमान हमारे राजस्थान के भरतपुर अलवर में स्थित है। थी सुरसैन मथुरा यूपी के अंदर ये महाजनपद। 13वां अचमक, दक्षिणी भारत के गोदावरी में के तट पर बसा हुआ लास्ट दक्षिणी भारत का अंतिम महाजनपद। इसकी राजधानी पोतन पैदन्य थी। अमरनाथी उज्जैनी मध्य प्रदेश ये मानचित्र में जहां दर्शाया हुआ है। और गंधार वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित गंधार तक्षशिला इसकी राजधानी थी। वो महाजनपद। कंपोज रायपुर, ये पेशावर रावलपिंडी में के एरिया में वर्तमान पाकिस्तान में स्थित था कंबोज गंधार। ये इस प्रकार 16 महाजनपद थे। इसके अलावा कई छोटे बड़े जनपद भी थे। इनमें जोध्या, माद्रक, त्रिगर्त, कैक्या, सिंचू, सोवीर, शिवी, अम्ट, साक्या, कालिंग, मूलक आदि प्रमुख थे। इस समय 4 महाशक्तिशाली जनपदों का भी उदय हुआ, जैसे कौशल, मगध, वत्स्य, अवंती, दक्षिणी भारत में स्थित अवंती। ये सभी राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था थी, यानी कि राजवंश पुत्र पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पौत्र राजवंश पर बैठते थे। इन 10 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, जो वर्तमान हमारे भारत और विश्व में कई देशों में गणतंत्र प्रणाली उस समय भी विकसित थी। बहुत ग्रंथों में इनके नाम मिलते हैं। कपिल वस्तु के शाक्य, राम गांव के कोल्य,
सुमुगिरी के नग, अलकन के बुली, के पुत्र के कालाम, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिबिले मन के मोरिया, मिथिला के विदे, विशाली शाली के लक्ष्मी आदि मान जनपद थे। प्राचीन भारत में गणतंत्रात्मक शासन पद्धति का वैधानिक व्यवस्था, यानी हमारे प्राचीन भारत में भी ये गणतंत्र पद्धति विकसित हो चुकी थी। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारत में समृद्ध गणतंत्रात्मक शासन पद्धति एवं संवैधानिक व्यवस्था के प्रमाण मिलते हैं, जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है प्राचीन भारत की। बौद्धकालीन गणराज्यों के विधान शासन पद्धति, गणराज्यों का राजा प्रमुख निर्वाचित राजा होता था। अर्थशास्त्र में, यानी कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो 1905 में भारत को मिला, भारत के दक्षिणी भारत के एक लाइब्रेरी में मिला था, उसमें लिच्छवी गणराज्य के लिए जो लिच्छवी गणराज्य है वो उस समय का सबसे बड़ा गणराज्य था, के लिए शब्द राजा शब्दों जीव संघ का प्रयोग किया गया, अर्थात वहां का प्रत्येक व्यक्ति नागरिक अपने को राजा समझता था। उपराजा, भंडारी, सेनापति राज्य की सहायता करते थे। अब उनकी संस्थाएं जिस प्रकार हमारे वर्तमान लोकतंत्र के अंदर पार्लियामेंट, संसद, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद आदि, उस समय भी जो संस्थाएं थी उनके नाम सभा और संस्था थी। गणराज्यों के कुल प्रमुखों की सर्वो सभा होती थी, जिसमें विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया जाता था। जिस पर वर्तमान में हमारी संसद, पार्लियामेंट, विधानसभा में चर्चा होती, उसी प्रकार उस समय सर्वोच्च सभा और संस्थाएं थी। जिस संस्थान पर सभा की जाती थी, जिस प्रकार हमारे विधानसभा जहाँ संसद है, पार्लियामेंट है, उसी प्रकार उसको संस्थागार या संस्थागार कहा जाता था। संस्थागार में सदस्यों के एक निश्चित क्रम में बैठने की व्यवस्था थी। इसे आनक पनामक नाम का अधिकारी करता था। संस्था के अधिवेशन के लिए निश्चित संख्या में कर्ण गणमूर्ति कोरम आवश्यक, यानी कि निश्चित संख्या में सदस्य होने आवश्यकता थी, जो वर्तमान में हमारे लोकतंत्र प्रणाली के अंदर आवश्यक है। संस्था में सदस्यों द्वारा औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता था। प्रस्तोता द्वारा प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद उसे 3 बार दोहराया जाता था, अनुवाद किया जाता था, ताकि सभी उपस्थित सदस्य उसे सही प्रकार से सुन सकें और समझ सकें। प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए सदस्यों से पूछा जाता था कि आपका पक्ष में विपक्ष में उनके विचार जाने जाते थे। प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया है उसके बारे में उनके क्या विचार हैं। जो सदस्य मौन रहते थे, यानी कि मौन स्वीकृति देते थे, उन्हें सहमति मान लिया जाता था। वाद विवाद पक्ष और विपक्ष के बाद सर्वसम्मति से बनने पर मतदान की व्यवस्था थी। विभिन्न रंगों की सलाखों द्वारा जो उस समय जिस प्रकार हमारे बार पार्लियामेंट में बच में वोट देने की परंपरा, उस समय वो सलाखों द्वारा, छड़ियों द्वारा अपने मत व्यक्त करते थे। विभिन्न रंगों की सलाखों द्वारा विभिन्न मतों की सूचक थी। मतदान कराया जाता था। सलाखा ग्राह नामक अधिकारी द्वारा एकत्रित करता था। यह कार्य गोपनीय या खुले रूप से होता था। विवादित विषय कतिपय चयनित समितियों को सौंप दिया था। वर्तमान हमारे भी यही परंपरा है। यदि कोई विषय पर विवाद हो या ज्यादा विचार विमर्श करना हो, तो उसको एक पार्लियामेंट कमेटी को सौंप दिया जाता है। उसी प्रकार उस समय भी चयनित कमेटियां समितियों को सौंप दिया जाता था। गणतंत्र की न्यायिक व्यवस्था का विशेष ध्यान था, जिसमें हमारे प्रकार जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग व्यवस्थाएं उसी समय उसमें बुद्ध घोष की अटकथा के अनुसार अपराधी की जांच पड़ताल 7 न्यायिक अधिकारियों द्वारा की जाती थी, ताकि उचित उसको न्याय मिल सके। इसके बाद ही उसे दंड दिया जाता था। हमारी वर्तमान संसदीय एवं संवैधानिक व्यवस्था में महाजनपदकालीन गणतंत्रीय व्यवस्था की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। प्राचीन भारत में प्रजातंत्र का अनुकरणीय उदाहरण है, लेकिन यह व्यवस्था लंबे समय तक निरंतर नहीं रह सकी। कालांतर में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, उसके बाद आए शासक अशोक द्वारा संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध दिया गया। सभी महाजनपदों का एकीकरण कर दिया गया, जिससे केंद्रीय शासन व्यवस्था की स्थापना कर पूर्ण भारत को वर्ष को एक मौर्य काल में राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित कर दिया गया। उस समय की महाजनपद काल में सामाजिक व्यवस्था क्या थी? उसके प्रमुख था वर्ण व्यवस्था, आचरण व्यवस्थाएं। उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, यानी कि जो वर्ण है, प्राचीन भारतीय समाज में वर्ण और आचरण व्यवस्था तत्कालीन समाज की आधारशिला थी। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में के 10वें मंडल में परम पुरुष से उत्पन्न भारतीय समाज को 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख
एक व्यक्ति का जो मुख है वो ब्राह्मण माना गया है, भुजाएं क्षत्रिय है और जांघें वैश्य यानी कृषि कार्य, शूद्र सेवा कार्य। इसे परम पुरुष से उत्पन्न माना गया है। इसके अनुसार समाज एक व्यक्ति और वर्ण उसके अंग माने गए हैं। इन वर्णों का मुख्य आधार व्यवसाय था, यानी कि उस समय शुरुआत में व्यवसाय के आधार पर ही वर्ण तय किए गए थे। इस काल में व्यक्ति को व्यवसाय पूर्ण स्वतंत्रता थी। एक ही परिवार के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हो सकते, यानी एक ही परिवार के लोग अध्ययन कर सकते थे, अध्ययन अध्यापन कर सकते थे, देश समाज की रक्षा कर सकते थे, कृषि कार्य कर सकते थे। शुरुआत में 3 ही वर्ण मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था और विकसित हो गई, लेकिन वो कर्म ही था। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का कथन है कि कोई भी व्यक्ति ज्ञान से ब्राह्मण बनता है, न कि जन्म से। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये हमारी व्यवस्था जाति आधारित हो गई और कठोर हो गई। इस समय अंतर वर्णीय विवाहों के अनेक उदाहरण हैं। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य व्यवसायिक कुशलता का विकास था। वर्ण परिवर्तन संभव था, जैसे ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ का कर्ता महिदास किसी अज्ञात आचार्य की पत्नी इतरा शूद्रवर्णी का पुत्र था, इसलिए ऐतरेय कहलाया। वेद व्यास, महाभारत के रचयिता वेद व्यास भी इसी प्रकार इसका उदाहरण है। सूत्रकाल, जो सूत्रकाल है, वर्तमान में हम सूत्र काल को गणित में सूत्र शब्द का उपयोग फार्मूले के अर्थ में गिना जाता है। इस धर्म में, हिंदू सनातन धर्म में सूत्र एक विशेष प्रकार के साहित्यिक विधा का सूचक थी, जैसे पतंजलि का योग सूत्र, पैणी का अष्टध्यायी। आप मेरे पूर्व के वीडियो को आई बटन पर क्लिक कर कर देख सकते हैं और आपको मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको मिल सके। इसमें सूत्र साहित्य में छोटे छोटे वाक्यों को के अंतर्गत सारगर्भित बात कही गई थी और उसको अगले और पिछले वाक्य से जोड़ा गया था, इसलिए इसे सूत्रकार कहते हैं। इस काल में जो साहित्य की रचना की गई उसके आधार पर इसको सूत्रकाल कहते हैं। वैदिक युग की समाप्ति के पश्चात काल को सूत्रकाल कहा जाता है। 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक के काल, इस समय वैदिक साहित्य का संकलन किया गया था। में वर्ण भेद में दृढ़ता आने लगी, जन्म के आधार पर दृढ़ता आने लगी, यानी कि उसे जो ब्राह्मण के घर लिया ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय के घर ने लिया क्षत्रिय होगा, यानी कि वो दृढ़ता आने लगी। गौतम बुद्ध के समय वर्ण व्यवस्था और विकृत और कठोर हो गई, आपसी भेद बढ़ने लगे, यानी कि हमारी जाति व्यवस्था दृढ़ता होने लगी, जो आज तक मौजूद है। इसलिए बौद्ध साहित्य में वर्ण भेद की कटु आलोचना की गई। जैन और बौद्ध धर्म दोनों में इसकी वर्ण की बौद्ध साहित्य में कटु आलोचना की गई, जो कि मनुस्मृति और बाद के साहित्य याज्ञवल्क्य में इसका वर्णन है। वर्ण व्यवस्था के विकृत रूप में धीरे धीरे जाति व्यवस्था आ गई। कर्म आधारित वर्ण धीरे धीरे जन्म आधारित जातियां हो गई। वैदिक सभ्यता से पूर्व भी भारतीय समाज अनेक व्यवसायगत समाजों में विभक्त था, जो आज तक भारतीय समाज में मौजूद है। जो सूत्र काल के अंदर जारी हुई जाति वो आज तक जारी है। आश्रम व्यवस्था, इसकी मुख्य महाजनपद काल में आश्रम व्यवस्था का विकास हुआ। व्यक्ति की 100 साल उम्र मानकर उसे 25-25 4 भागों में बांटा गया है। पहले 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, जिसमें वो अध्ययन अध्यापन करता है और अगले 25 से 50 वर्ष तक अपना गृहस्थ जीवन, वैवाहिक जीवन व्यतीत करता है और अपने वंश की वृद्धि करता है। अगले 25 से 75 वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें वह व्यक्ति अपने समाज धर्म की सेवा करता है। और अगले चौथा आश्रम संन्यास आश्रम, जिसमें वो जंगल की ओर प्रस्थान करके अपने मोक्ष को प्राप्त करता है। उपनिषदों में अधिकांश आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ्य, वानप्रस्थ और धर्मसूत्र साहित्य स्मृति ग्रंथों में आश्रम व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इससे संबंधित व्यवस्थाओं का उल्लेख मिलता है। व्यक्ति के पूर्ण जीवन को एक आदर्श परिधि में व्यक्त करते हुए जीवन की गति को 4 आश्रमों में व्यक्त किया गया है: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ। आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक। थैंक यू।